आइए इस वीडियो में हम लोग 2022 के गणित के 822 एवी कोड के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। इससे कुछ संभावनाएं बन सकती हैं कि 2023 में से इससे जो है कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो आइए इसके क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। इसमें का पहला क्वेश्चन दिया है, अब मान लीजिए अब तो 20 क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी आएंगे, तब भी इसमें का पहला क्वेश्चन जो है दिया है, दी गई संख्या में अभाज्य संख्या होगी। अब इसमें 4 ऑप्शन है, कौन सा अभाज्य संख्या होता है। तो अभाज्य संख्या जो है और उसे हम कहेंगे जो या तो अपने आप से कटेगी या फिर 1 से कटेगी। तो यहाँ पर जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या वह है हमारा 2। फिर दूसरा नंबर कह रहा है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तिकर होगा। तो विविक्तिकर कहा गया है, और विविक्तिकर चूंकि हम लोग जानते हैं कि विविक्तिकर का जो फार्मूला होता है वह होता है b² - 4ac। b² - 4ac यदि ax² + bx + c = 0 यह एक व्यापक द्विघात समीकरण है, तो इसके विविक्तिकर का जो फार्मूला होगा, विविक्तिकर d = b² - 4ac। तो कह रहा है कि यदि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तिकर क्या होगा, तो हम इसका कंपेयर करेंगे। जब इसका कंपेयर करेंगे हम ax² + bx + c = 0 से, तो हम पाएंगे a = 3, b = -2, x का गुणांक b है, x का गुणांक -2 आया, x² का गुणांक 3 है, x² का गुणांक 3 है, और c के जगह पर वह हमारा क्या है, c जो है वह हमारा 1/3 है। तो यहाँ पर d लिखेंगे विविक्तिकर d = b² - 4ac, b के जगह पर पुट करेंगे -2 होल स्क्वायर -4a3 इंटू 1/3, c के जगह पर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 - 4, 4 - 4 0, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 होगा, और माइनस का 4 यहाँ पर है, 4 में से 4 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस हो जाएगा तो वह 0 के इक्वल आ जाएगा। अतः इसका विविक्तिकर जो है वह हमारा 0 आ रहा है। देखेंगे ऑप्शन में क्या इसका विविक्ति, हाँ, तो ये चौथा नंबर ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर ग नंबर कह रहा है कि यदि sin a = 3/5 है, तो यदि sin a = 3/5 हो तो cos a का मान होगा। cos a का मान निकालना है, इसके लिए हम या तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं उसकी सहायता से, या फिर सर्वसमीका की यदि जानकारी रखते हैं तो हम उसका प्रयोग करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। जैसे sin a = दे दिया है, sin a = दिया है 3/5। हम जानते हैं sin थीटा = होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब की जगह पर 3 है, तो लंब हमारा क्या दे दिया 3, कर्ण क्या है हो गया आपका 5। हमें निकालना क्या है आधार। यदि आधार पता होगा तो हम सारे के सारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, और हमें तो निकालना है बस cos a का मान। तो हम यहाँ से एक राइट ट्रायंगल बना करके भी देख सकते हैं। हमारा यदि यह a है, यह b है और यह c है, तो a के सामने वाला जो यह होगा वह लंब होगा, ये वाला 3 हो जाएगा, ये वाला हमारा कर्ण है 5 हो जाएगा। तो BA = होगा √AC² माइनस का BC²। यह फार्मूला होता है कर्ण का, फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग = पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से आधार
इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। यह हमारा कर्ण है AC और यह 5 के इक्वल है, तो 5 का स्क्वायर माइनस BC जो है वह हमारा 3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 माइनस का 9, 25 में से 9 को माइनस करेंगे 16 आएगा और ये हमारा 4 के इक्वल हो जाएगा। तो BA जो है वह हमारा 4 के इक्वल आ रहा है। 4 सेंटीमीटर, अगर जो ये सेंटीमीटर में होगा तो मतलब ये BA जो है वो 4 यूनिट आ रही है। और हमको कास का वैल्यू फाइंड करना है, कास A का मान निकालना है। और चूंकि हम जानते हैं कास A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास A इज इक्वल टू होता है आधार बटा, कास A इज इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण। आधार का वैल्यू हम लोग निकाले हैं तो आया है 4 और कर्ण हमारा दिया ही है 5। तो cos A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/5। इस तरह से हम देखेंगे ऑप्शन में कोई 4/5 हो तो उसको टिक कर लेंगे। ये एक मेथड है। दूसरे मेथड से यदि आप सर्वसमीका की जानकारी रखते हैं तो सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा या कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें साइन का वैल्यू दिया है, कास का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कास थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 यहाँ पर रहेगा, 1 माइनस साइन का वैल्यू हमारा दिया हुआ है यहाँ पर 3/5। साइन के जगह पर यहाँ पर पुट कर देंगे 3/5, इसका होल स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस ये हो जाएगा 9/25। एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट 25 माइनस का 9/25। इसका एलसीएम ले लेंगे 25 हो जाएगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 25 माइनस 9 ये आ जाएगा अंडर रूट ये 16/25। और इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/5। तो इस तरह से भी हम कास थीटा का वैल्यू, कास A का वैल्यू यदि निकालेंगे तो ये थीटा की जगह पर A पुट कर देंगे, यहाँ से A पुट करके निकाल सकते हैं। अतः क्या कास A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 4/5। ये इस तरह से भी हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। या ये मेथड, जो आपको मेथड अच्छा लगे उस हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं। चूंकि यह MCQ वाला है तो हमने तो बस केवल ट्रिक करना है। फिर इसका घ नंबर दिया है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4 संबंधित 9 के अनुपात में है तो त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात बताइए। ये वाला एक होता है समरूप में, आप जानते होंगे समरूप का, अगर जो 2 त्रिभुज समरूप हैं, जैसे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो यहाँ से एक संबंध होता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल यह बराबर होगा इसकी किसी एक भुजा और इसकी किसी एक भुजा के संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। मतलब यदि हम कहें तो AB बटा PQ, AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर या AB बटा PQ का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। मतलब यदि यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है कि 2 त्रिभुज समरूप हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब ये क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया है। क्षेत्रफल का अनुपात क्या दे दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 4 संबंधे 9 का। तो यहाँ क्षेत्रफल की जगह पर हम पुट कर देंगे, एक का 4 हो जाएगा, दूसरे का 9। और यहाँ से हमें भुजाओं, संगत भुजाओं के अनुपात पता करना है। तो अनुपात ये भुजाओं का अनुपात है, तो ये AB का स्क्वायर बटा PQ का स्क्वायर हो जाएगा। इसे होल स्क्वायर में कर सकते हैं, मतलब 2/3 का होल स्क्वायर इसे लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2/3 का होल स्क्वायर। और यहाँ से इसे कर सकते हैं AB बटा PQ का होल स्क्वायर। स्क्वायर इधर भी है, मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब 2/3 यह AB/PQ के इक्वल होगा। मतलब इन दोनों समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा वह 2 संबंधे 3 होगा। अनुपात क्या आ रहा है, 2 संबंधे 3 का। यही हमारा
उत्तर हो जाएगा। देखेंगे इसमें 2 संबंधित 3 जो है ऑप्शन ए है, यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें अगला क्वेश्चन है अंग नंबर, यह कह रहा है कि 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान क्या होगा। समांतर माध्य का फार्मूला होता है, समांतर माध्य का फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योगफल, आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। समांतर माध्य जो होता है वह दिया हुआ है, यहाँ पर समांतर माध्य क्या दे दिया है 5 इज इक्वल टू आंकड़ों का योगफल, आंकड़ा क्या है 3, 4, 6 और x, इन सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 3 + 4 + 6 + x अपान, अभी इसमें ये कितने संख्या हैं तो 1, 2, 3, 4, इसके 4 संख्याएं हैं, तो चारों संख्याओं को जोड़कर और 4 से भाग देंगे तो वह हमारा 5 के इक्वल आएगा, ये हमारा क्वेश्चन कहता है। तो जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5 × 4 इज इक्वल टू, इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 + x, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 13 + x, 13 को इधर लेकर के आएंगे 20 - 13 इज इक्वल टू x, ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू x, मतलब x का वैल्यू जो आएगा वह क्या आएगा 7 आएगा। तो देखेंगे इसमें कोई ऑप्शन 7 है कि नहीं है, तो हम देख रहे हैं इसमें ऑप्शन 7 जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है, तो यह हमारा जो अंग का जो 3rd नंबर है वह हमारा आंसर हो जाएगा। फिर 4 नंबर दिया है, 2 बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी, और यहाँ पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जो होता है लिख लेंगे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, यदि पहला बिंदु जो है x1 और y1 हो, x1 y1, और दूसरा बिंदु x2, y2 हो, इसके लिए d का फार्मूला होता है d इज इक्वल टू √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या फिर और में करके लिख सकते हैं, और में करके, या और √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप चाहे x1 - x2 का होल स्क्वायर करिए, या फिर y1 - y2 का होल स्क्वायर, या फिर ये वाला फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। यहाँ पर 2 बिंदु हमारा दिया हुआ है, एक है 2, 3, मतलब जब हम इसे पहला बिंदु मानेंगे तो x1 इज इक्वल टू 2 और y1 इज इक्वल टू 3, फिर इसे दूसरा बिंदु मानेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x2 इज इक्वल टू 4 और y2 इज इक्वल टू 1, इसके वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो d इज इक्वल टू हमारा निकल करके आएगा √x1, x1 की जगह पर 2 पुट करेंगे और माइनस का x2 4 का स्क्वायर प्लस y1 3 माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब पहले 2 में से 4 को घटाएंगे, फिर 3 में से 1 को घटा करके और उसके वर्गों के योगफल का वर्गमूल निकाल देंगे। ये हमारा आ जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हमारा होगा √4 + 4, ये आ जाएगा √8, √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, ये 2√2 कैसे लिख सकते हैं, तो 8 का जब हम फैक्टर करेंगे, 8 का फैक्टर करेंगे तो 1 का फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 × 2 × 2, और जब ये अंडर रूट में रहेगा 2 × 2 × 2, ये इन दोनों का पेयर बन जा रहा है, ये बाहर की तरफ आ जाएगा, √2 केवल बच जाएगा, तो हम √8 को 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह से ये जो 2022 का MCQ था 6, ये हमारा हो गया। अब अगला खंड जो है आ रहा है 2,
कह रहा है सभी खंड करने हैं। इसमें जो है आपके 4 क्वेश्चन है, ये भी 1-1 नंबर के हैं, तो ये MCQ के रूप में भी यह पूछा जा सकता है। तो 6 ये हो जाएगा, 4 ये 10 और कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे जो 1-1 नंबर के हैं। वो भी इस बार जो है 20 क्वेश्चन आने वाले हैं 1-1 नंबर के MCQ के रूप में, तो उसको हम लोग सीखेंगे। फिर कह रहा है इसमें दूसरे का यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। जब किसी भी समीकरण का एक मूल्य दिया रहता है, मतलब वह उसका हल दिया रहता है और वह हल जो है उस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ये कह रहा है कि यदि यह इसका एक मूल्य जो है वह 3 है तो k का वैल्यू हमें फाइंड करना है। मतलब ये जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है x² माइनस का 2kx माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, इसका एक मूल्य 3 दिया हुआ है, मतलब x का वैल्यू दिया है 3। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक मूल्य दिया हुआ है 3, तो x इज इक्वल टू 3 इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। लिखेंगे समीकरण का एक मूल्य बराबर 3 है, अतः x बराबर 3 समीकरण में रखने पर, जब समीकरण में रखेंगे x बराबर 3 समीकरण में या द्विघात समीकरण में, ऐसे लिखेंगे x बराबर 3 द्विघात समीकरण में रखने पर, जब समीकरण में रखेंगे तो x के जगह पर 3 और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, माइनस का 2k और x के जगह पर 3 पुट करेंगे, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6k माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। 9 में से 6 माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 और माइनस का 6k इज इक्वल टू 0, माइनस 6k इज इक्वल टू माइनस का 3, ये 3 उधर की तरफ हम भेज देंगे, माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ से k का वैल्यू 1/2 आएगा। अतः k का वैल्यू क्या आया, 1/2। मतलब यहाँ पर 1/2 पुट करेंगे तो हमारा x का एक जो मूल होगा वह 3 होगा। देख लेंगे कहीं पर मिस्टेक नहीं हुआ है। x का 3, 9 6k और माइनस का 6, 9 माइनस 6 होगा 3, माइनस का 6k इज इक्वल टू 0, माइनस का 6k यहीं रह जाएगा, ये 3 उधर की तरफ जाएगा, प्लस का है माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6k इज इक्वल टू 3 और यहाँ से k इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 3/6 1/2। अतः k का मान कितना आएगा, 1/2 आएगा। फिर आगे की तरफ इसका जो क्वेश्चन है वह सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यह त्रिकोणमिति से है, दिया है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें यह वैल्यू पता होना चाहिए कि tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 tan 30 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, और यहाँ पर आपको यह पता होना चाहिए कि tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो हम आपको लिख दे रहे हैं tan 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वह 1/√3 होता है। यहाँ पर पुट करेंगे 2 × 1/√3 अपान 1 + 1/√3 का स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 2/√3 आ जाएगा, अपान 1 + 1/√3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 होगा, इसका स्क्वायर 1/3 आ जाएगा। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, ये 2/√3 ऐसे लिख देना है, अपान इसका जब हम सम करेंगे एलसीएम 1, ये वाला अपान में 1 लेकर के इसका एलसीएम करेंगे, ये 3 आएगा, तो 3 + 1, ये हमारा 3 + 1 हो जाएगा, और ये 3 ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये वाला 3 √3 नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2/√3 अपान 4/3, ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1/√3 अपान 2/3, ये 3 ऊपर की तरफ जाएगा, अंडर नीचे आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 × 3 अपान 2 × √3। ये √3 से ये 3 को कैंसिल करेंगे या फिर कर सकते हैं परिमेयीकरण करेंगे तो हो जाएगा 3 √3 अपान 2 × 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा,
आएगा हमारा √3/2। ठीक है, ये हमारा क्या आया √3/2। देख लेंगे फिर से एक बार कि इसका वैल्यू रखेंगे 1/√3, ये हो जाएगा 2/√3। इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 1/√3 का स्क्वायर होता है 1/3, और इसके जब 1 के साथ में ऐड करेंगे तो 3 + 1 4, 4/3। यहाँ पर देखेंगे 4/3 यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे 4/3 आया हुआ है। जब इसमें इससे डिवाइड करना है, मतलब 2/√3 का डिवाइड करना है 4/√3 से, 2 से 4 2 टाइम्स में डिविजिबल है, डिवाइड हो जाएगा। और √3 का जब 3 से डिवाइड होगा 1/√3 का, तो ये 3 जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये है √3। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, मतलब आपको डिवाइड करना है 2/√3 में डिवाइड करना है 4/3 से। ऐसा आप डिवाइड पढ़े भी होंगे, जब डिवाइड किया जाता है तो क्या होता है, ये वाला जो है चेंज हो जाता है अंश हर, और हर क्या हो जाता है अंश, हर जो है अंश हो जाता है और अंश जो है हर हो जाता है। यहाँ से ये 2 जो है 4 को 2 बार में कैंसिल कर देगा, ये √3 जो है अब यहाँ पर आ जाएगा 3/2 √3। √3 का जो है परमेयीकरण करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3√3/2 इंटू, ये √3 इंटू √3 का जब मल्टीप्लाई होगा 3 होगा। √9 भी लिख सकते हैं, 9 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, बचेगा √3/2। तो चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं समझ में आया तो फिर ये वाला भी आप प्रोसेस अपना सकते हैं। इस तरह से ये हमारा दूसरे का ख नंबर हुआ। फिर ग नंबर कह रहा है कि यदि 2 समरूप त्रिभुज, देखिए फिर से जो हम लोग क्वेश्चन ये वाला किए थे, ये वाला ठीक उसी के बेस पर ये वाला क्वेश्चन है। 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः इतने, मतलब 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पर भी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात करना है, और हम आपको बताए थे कि संगत भुजाओं में जो अनुपात होता है उसका क्षेत्रफल की वर्गमूल के अनुपात के बराबर है। जो भी क्षेत्रफल होगा उसका वर्गमूल निकालेंगे और उसी का अनुपात हमारा क्या होगा, वह संगत भुजाओं का अनुपात होगा। यदि भुजा का अनुपात दिया रहेगा तो उसका वर्ग कर देंगे तो वही क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो यहाँ से हम जैसे पीछे किए हैं, डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं क्या करना है आपको। ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लिख देंगे। मान लीजिए संगत भुजा AB/BC है या AB/PQ है, यह वो जो होगा 169/225 है। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे, ये AB²/PQ² होता है, AB/PQ का होल स्क्वायर कह सकते हैं। यह हो जाएगा 169/225। जब AB/PQ करेंगे, ये √169/225, ये आ जाएगा 13/15। तो हमारा यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात क्या आएगा, संगत भुजाओं का अनुपात आएगा 13/15। ठीक है, इस तरह से। फिर घ नंबर कह रहा है 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है। उनके भारों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे 12 व्यक्तियों की संख्या बराबर, यहाँ पर लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या बराबर, व्यक्तियों की संख्या कितना दिया है 12, और उनके समांतर माध्य दिया है, उनका समांतर माध्य, भारों का समांतर माध्य, 12 व्यक्तियों के भारों का समांतर माध्य जो दिया हुआ है वह दिया है 45.6। तो लिखेंगे 45.6 kg। व्यक्तियों की संख्या है 12, 45.6 kg है उनके भारों का समांतर माध्य। तो यहाँ पर समांतर माध्य का फार्मूला जो होता है वह होता है कि व्यक्तियों के भारों का योगफल बटा व्यक्तियों की संख्या बराबर समांतर माध्य। या लिख सकते हैं समांतर माध्य बराबर 12 व्यक्तियों के भारों का योगफल या योग बटा 12। समांतर माध्य दिया हुआ है 45.6 बराबर 12 व्यक्तियों के योगफल है, 12 व्यक्तियों के भारों का योगफल, व्यक्तियों के भारों का
योगफल, भारों का योगफल बटा 12। तो यहां से हम क्रॉस मल्टी, पहले क्वेश्चन का जो अंगन नंबर हम लोग कर रहे थे ठीक उसी के जो है फार्मूले पर होगा। देखिए ये समांतर माध्य वाला जो फार्मूला हम लोग यूज किए थे ठीक वही वाला फार्मूला यहाँ पर भी यूज करना है। 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य दिया हुआ है इतना, ये उनके भारों का योगफल ज्ञात करना है। तो 12 व्यक्तियों के भारों का योगफल हमें ज्ञात करना है, मतलब व्यक्तियों की संख्या बराबर लिख देंगे 12 व्यक्तियों की संख्या बराबर लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या बराबर 12। देखिए यहां पर कह रहा है कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे 12 व्यक्तियों की संख्या बराबर, यहाँ पर लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या बराबर, व्यक्तियों की संख्या कितना दिया है 12 और उनके समांतर माध्य दिया है, उनका समांतर माध्य, भारों का समांतर माध्य, 12 व्यक्तियों के भारों का समांतर माध्य जो दिया हुआ है वह दिया है 45.6। तो लिखेंगे 45.6 kg। व्यक्तियों की संख्या है 12, 45.6 kg है उनके भारों का समांतर माध्य। तो यहाँ पर समांतर माध्य का फार्मूला जो होता है वह होता है कि व्यक्तियों के भारों का योगफल बटा व्यक्तियों की संख्या बराबर समांतर माध्य। यहाँ लिख सकते हैं समांतर माध्य बराबर 12 व्यक्तियों के भारों का योगफल या योग बटा 12। समांतर माध्य दिया हुआ है 45.6 बराबर 12 व्यक्तियों के योगफल है, 12 व्यक्तियों के भारों का योगफल, व्यक्तियों के भारों का योगफल, भारों का योगफल बटा 12। तो यहाँ से हम यहाँ से हम लोग इसका 12 का जब इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 45.6 गुणे 12 बराबर 12 व्यक्तियों के भारों का योगफल, 12 व्यक्तियों के भारों का योगफल। जब इसमें 12 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 72 और तो यहाँ पर हो जाएगा 2.745, मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 72 का 2 7 12 5 60 60 और 7 हमारा बचेगा 6 और बच्चों को 48 और 6 54, ठीक, इज इक्वल टू हो जाएगा 12 व्यक्तियों के भारों का योगफल। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में, अतः 12 व्यक्तियों का योगफल बराबर 547.2 kg। जब 12 व्यक्तियों का योगफल इतना होगा तो जाकर के हमारा समांतर माध्य 45.6 आएगा। तो हमारा 12 व्यक्तियों का यह भारों का योगफल निकल गया। इस तरह से यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, उसके चारों खंड जो है कंप्लीट हो गए। फिर आगे की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो देखते हैं कि तीसरा जो है कह रहा है कि यह अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM निकालना है। यह आप छोटे क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करके और फिर इसका अभाज्य गुणनखंड करके उसका HCF और LCM आप निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरह से आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ख नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 का ख कह रहा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण kx + 3y माइनस ब्रैकेट इन k - 3 = 0 एवं 12x + ky माइनस का k = 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अब अपरिमित रूप से अनेक हल होने का जो है यह कंडीशन होता है कि यदि दो रैखिक युग्म हैं a1x + b1y प्लस c1 = 0 तथा a2x + b2y
प्लस C2 इज इक्वल टू 0, यदि यह दो रैखिक समीकरण युग्म है तो ये इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होने का, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे यदि, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे यदि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल होंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हम यहाँ पर जो समीकरण युग्म दिया हुआ है kx प्लस 3y माइनस ब्रैकेट इन k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और सेकंड जो दिया हुआ है वह 12x प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू 0, इसकी तुलना हम इसके साथ में करेंगे तो देखेंगे A1 इज इक्वल टू आया है k और A2 इज इक्वल टू आया है 12, B1 इज इक्वल टू आया है 3 और B2 इज इक्वल टू आएगा हमारा k, C1 इज इक्वल टू आएगा माइनस का k माइनस 3 ब्रैकेट इन, और C2 इज इक्वल टू आएगा माइनस का k। अब क्या काम करना है, इन दोनों का रेशियो देखेंगे इसके साथ में, मतलब A1/A2 अपान A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, इसमें हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। ये सारे रेशियो यदि आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हम k का मान निकाल सकते हैं यहाँ से, और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तभी होगा जब यह तीनों के तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो सारे वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ से हमारा k का मान निकल जाएगा कि A1/A2, A1 का मान जो है वह है हमारा k अपान A2 12 इज इक्वल टू B3 अपान k इज इक्वल टू माइनस के ब्रैकेट इन k माइनस 3 अपान k। यहाँ पर हम देख रहे हैं इन दोनों को हम आपस में इक्वल कर देंगे यहाँ से, तो इसे और इसे आपस में इक्वल करेंगे तो k इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू k अपान 12 इज इक्वल टू 3 अपान k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 12, k स्क्वायर इज इक्वल टू 12 या 36, k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 36, k इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 6। ठीक है, इस तरह से भी k का मान हमारा प्लस माइनस 6 आया। फिर हम चाहें तो इसे हम फर्स्ट और लास्ट वाला भी लेकर के कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, k अपान 12 इज इक्वल टू, लास्ट है माइनस का k ब्रैकेट इन k माइनस 3 अपान माइनस का k, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा k का k में मल्टीप्लाई होगा तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 12 ब्रैकेट इन k माइनस 3। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 12k माइनस का 36, ये इधर की तरफ आ जाएगा तो k स्क्वायर माइनस का 12k प्लस का 36 बराबर का 0। हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, चूंकि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसको सॉल्व कर देंगे। यह हमारा हो जाएगा k स्क्वायर माइनस का 6k प्लस का 36 इज इक्वल टू 0, दोनों में से k कॉमन हो जाएगा, यह हमारा बचेगा k माइनस 6 कॉमन लेंगे, k माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, k माइनस 6 इसमें से कॉमन हो जाएगा, बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको k माइनस 6 को इक्वल करेंगे 0 के तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा k इज इक्वल टू 6, और यहाँ से k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 करेंगे, ये आएगा k इज इक्वल टू 6। ठीक है, इस तरह से हमारा k का वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा। अतः कुल मिलाकर के हमें ये कहना है कि k जो है वह 6 के इक्वल होगा। k का वैल्यू क्या आएगा, 6। कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका C जो है, जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि A स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है, यह त्रिभुज वाले चैप्टर का क्वेश्चन है
कह रहे हैं कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और ये कह रहे हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। तो हम क्या करेंगे, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ये हमारा बना। इसमें ये जो कोण सी जो है वह समकोण है, हम इसको सी ले लेंगे। फिर ये हमारा या तो यह ए हो जाएगा या फिर यह बी, फिर ए बी और सी, ये हमारा ट्रायंगल बनेगा ए बी सी, जिसमें सी जो है वह समकोण है। फिर कह रहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण सी समकोण है। तो सिद्ध हमें ये करना है, सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस थ्योरम ये होता है, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये होती है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है। इसी के आधार पर हम इसको सिद्ध करेंगे। और चूंकि यहाँ पर यह समद्विबाहु त्रिभुज है और समकोण भी है, तो समद्विबाहु त्रिभुज तो ये वाली भुजा तो किसी की इक्वल नहीं होगी, मतलब आधार और लंब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे चूंकि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए ए सी इज इक्वल टू बी सी, मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। और पाइथागोरस थ्योरम में हम देख रहे हैं कि बी ए क्या है, कर्ण है, तो बी ए की जगह पर कर्ण के जगह पर बी ए लिख देंगे या ए बी लिख देंगे, एक ही चीज है। तो यहां पर लिखेंगे ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब हमारा क्या है, लंब ये हो सकता है, लंब क्या हमारा है बी सी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा, आधार हमारा है ए सी का स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, मतलब हमें बी सी को हटा देना है। तो बी सी के जगह पर हम ए सी पुट कर सकते हैं। तो यहां लिख देंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी के जगह पर ए सी पुट करेंगे, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर ये प्लस ए सी स्क्वायर। देखिए फिर से इसको लिख दिए, चलिए खैर कोई बात नहीं। फिर इसे हम जोड़ देंगे तो क्या हमारा आ जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर 2AC स्क्वायर। और यही हमें प्रूफ करना था, हम लिख देंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है वह है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह बेलन से संबंधित क्वेश्चन है और बेलन जो होता है वो उसका जो आधार होता है वह वृत्त के आकार का होता है और हमें इसका निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यह हमारा बेलन है। करें बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है, आधार की त्रिज्या दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहां से त्रिज्या हमारी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। हमें निकालना है बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो फार्मूला हमें याद होना चाहिए। और बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन, ये वाला हमारा क्वेश्चन नहीं था, ये हमारा क्वेश्चन है 3rd का घ नंबर। बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई r इंटू एच। यह होता है 2 पाई r इंटू एच। 2 के जगह पर 2 पुट करेंगे इंटू पाई का वैल्यू हम ले लेंगे 22/7 इंटू
R का वैल्यू है 4 और H का वैल्यू दिया हुआ है 14। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 हो जाएगा। यह हमारा आएगा क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 22 गुणे 4 गुणे 2, 2 गुणे 22 गुणे 4 गुणे 2। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44 गुणे 8। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 8 चौका 32 का 2 हासिल 3, 8 चौका 32 और 3 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वह 352 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हुए और हम प्रवेश करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि सभी खंड करना है और इसमें दिया हुआ है कि HCF 306 का और 657 का 9 है, तो LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं इसके लिए एक फार्मूला साथ में भी आपको जानकारी दिया गया होगा कि जो होता है दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उसके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है। इसी पर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यह बराबर होता है LCM गुणे HCF के। ठीक है, तो HCF गुणे LCM यह हम निकाल लेंगे और यहाँ से हमें LCM निकालना है। तो LCM के लिए पर्टिकुलर फार्मूला हमारा यह LCM हो जाएगा। LCM के लिए लागू करेंगे, LCM इज इक्वल टू हो जाएगा पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल बटा पहली संख्या 306 गुणे दूसरी संख्या 657 बटा इसका HCF। तो LCM इज इक्वल टू हो जाएगा 306 गुणे 657 बटा 9। इसे सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा LCM आ जाएगा। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यदि कह रहा है ख नंबर, यदि साइन 3a कि यदि साइन 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री हो तो जहां 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है और इसको ध्यान से आप देखेंगे। यह त्रिकोणमिति का है। कह रहा है कि साइन 3a का वैल्यू दे दिया हुआ है, दिया है साइन 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री, ये दिया हुआ है। और ये भी बताया है कि जहां 3a एक न्यून कोण है, मतलब 3a का जो वैल्यू होगा, वो जो 3a का वैल्यू होगा वह 90 डिग्री से कम होगा। तो हमें a का मान निकालना है, हमें ये दिया हुआ है कंडीशन, इसी से हम निकालेंगे। इसके लिए फार्मूला आपको ये दो जानकारी होना चाहिए। एक तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। और दूसरा होता है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसको हम इधर से भी कह सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम इसी को पहले चेंज कर लें। यहां पर हम लिख सकते हैं ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस 3a, थीटा की जगह 3a है, इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, तो यहां से कॉस ये भी है, इसके कोण आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। यहां से माइनस 3a यहीं छोड़ देंगे, a को इधर की तरफ लेकर आएंगे, माइनस का a इज इक्वल टू माइनस का 26 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दोनों का सम हो जाएगा। माइनस का 4a इज इक्वल टू माइनस, ये दोनों एड हो जाएंगे 116 डिग्री।
माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू 116/4। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो a इज इक्वल टू 4 2 8 हो जाएगा, 8 और 3 और 4 9 36, मतलब a का वैल्यू जो है वह हमारा 29 डिग्री आएगा। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे जब 3 के साथ में तो हम देखेंगे वह क्या है, वह 90 से कम ही आएगा। करके देख लेंगे, 3 9 27 का 7 हासिल 2, 3 2 का 6 और 6 2 8, मतलब वो 90 से एक अंश जो है कम आएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका भी हम अपना सकते हैं। दूसरे तरीके से कर सकते हैं क्या, यदि हम इसको ना चेंज करके इसको चेंज कर लें, जैसे इसे हम लिख सकते हैं साइन 3a इज इक्वल टू, यहां पर कर सकते हैं साइन 90 माइनस a माइनस 26 डिग्री। ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 3a इज इक्वल टू 90 माइनस a माइनस 26 डिग्री, और ये आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 90, जब ब्रैकेट ब्रेक हो जाएगा माइनस a प्लस 26 डिग्री। a को इधर की तरफ लेकर आएंगे, a प्लस a इज इक्वल टू 90 प्लस 26 डिग्री, और ये वाला दोनों ऐड हो जाएगा, तो 4a इज इक्वल टू 116 डिग्री। a इज इक्वल टू आ जाएगा 116/4, a इज इक्वल टू 29 डिग्री। ठीक है, इस तरह से दोनों तरीके से हम देख रहे हैं कि a का वैल्यू जो है वह 29 डिग्री आ रहा है। तो इसमें से दोनों में से कोई एक आप सीख सकते हैं। इसके लिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूले पर ये बेस्ड है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं और ग नंबर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की ऊंचाई हमें बतानी है। तो कह रहा है कि 10 मीटर जो है लंबी सीढ़ी है। मान लीजिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक दीवार है और 10 मीटर लंबी सीढ़ी है। यहाँ पर जो है यह सीढ़ी हम लगा दिए, सीढ़ी लगा दिए, ये 10 मीटर लंबी है, यह हमारी सीढ़ी हो गई, यह 10 मीटर लंबी सीढ़ी है। ठीक है, और ये कह रहा है कि 10 मीटर लंबी सीढ़ी है और टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचती है। 8 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंच रही है भूमि से, या 8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच रही है। और ये कह रहे कि खिड़की तक पहुंच रही है। यहाँ पर कोई खिड़की है, यह खिड़की है, खिड़की तक पहुंच रही है। यहाँ पर कोई खिड़की है, यहाँ तक पहुंच रही है। फिर ये कह रहा है दीवार के आधार से, दीवार के आधार, ये दीवार का आधार हो गया, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे, सीढ़ी का यह निचला सिरा हो गया, सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करना है। तो सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी मतलब इन दोनों के बीच की हमें दूरी निकालनी है। इसको हम x मान लेंगे। ठीक है, और ये हमारी सीढ़ी मान लीजिए, ये a और b हमारी सीढ़ी है और c वह जो है दीवार का आधार है। हमें cb का मान निकालना है। इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ab जो है वह 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि 10 मीटर लंबी सीढ़ी, तो 10 मीटर लंबी सीढ़ी कहा है। 10 मीटर लंबी सीढ़ी मतलब सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है। तो यहाँ से हमें BC आधार निकालना है। तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर लिख देंगे क्या, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। AB हमारा 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस और 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 64 64, ये हो जाएगा अंडर रूट 36। और यह BC जो होगा वह आपका आएगा प्लस माइनस 6, चूंकि लेंथ जो है कभी माइनस की नहीं होती है, इसलिए प्लस का 6 मीटर, मतलब आधार से इसकी जो दूरी होगी वह 6 मीटर की दूरी होगी। 10 मीटर की जो सीढ़ी हम लगाएंगे वह आधार से कितने दूर होगी, वह 6 मीटर की दूरी पर होगी, जबकि यह 8 मीटर ऊंचाई पर जाकर टिकेगी। ठीक है, इस तरह से यह हमारा ग नंबर क्वेश्चन था। फिर कह रहा है कि 5.8 सेंटीमीटर लंबी, 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 4 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को माप करके लिखना है, क्योंकि यह
चूंकि यह रचना का पार्ट है और 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड हमें खींचना है, तो आप क्या करेंगे, हम बता दे रहे हैं उस हिसाब से आप लोग इसको फॉलो करिएगा। 5.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दीजिएगा। इसका नाम कोई दे दीजिएगा ए और बी। किसी भी बिंदु, मान लीजिए इसे हमें रेशियो में बांटना है 4 और 3 के रेशियो में, तो यहाँ पर एक एक्यूट एंगल मतलब जो है न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे, या तो 30 अंश का, 60 अंश का, 45 अंश का, 80 अंश का, मतलब 90 से कम होना चाहिए। एक कोई जो है न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा हम ऐसे खींच लेंगे और उसके बाद 4 और 3 के रेशियो में बांटना है। यह हमारा हो जाएगा 5.8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और हमें 4 और 3 के रेशियो में बांटना है, 4 संबंधित 3, तो जब 4 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। मतलब हमें बराबर बराबर जो है चाप से प्रकार की सहायता से बराबर बराबर 7 भागों में इसको बांट देंगे और इसको लिखेंगे C1 C2 या A1 A2, C1 C2 C3 C4 C5 C6 और C7। आगे की तरफ चलेंगे उसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो जो C7 होगा उसको हमें क्या करना है, वो उसको B से मिला देना है, और B से मिलाने के बाद फिर से हमें 4 और 3 के, तो यहाँ से चौथे खाना 1 2 3 4 चौथे पार्ट से जो है इसके समांतर जो है एक रेखा खींच देनी है, और समांतर रेखा खींचेंगे इसके, तो वो जहाँ पर यह कटेगा, रेखा को काटेगा बिंदु C, वह इसको 4 ये वाला और ये वाला भाग 3, 4 और 3 के रेशियो में इसको क्या कर देगा, बांट देगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे किसी दिन हम जो है प्रयास करेंगे कि रचना के लिए एक अलग से वीडियो अपलोड कर दें। ठीक है, आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है, और क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि सभी विखंड करना है, और इसमें दिया हुआ है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182 हो। तो 2 संख्या कह रहा है जिनका योगफल 27 और गुणनफल जो है 182 कह रहा है। तो हम ले लेंगे कि माना एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का योगफल जो है वह 27 के इक्वल है, और फिर गुणनफल इसका कहा हुआ है, तो इसलिए हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब x गुणे 27 माइनस x, इन दोनों का गुणनफल वह किसके इक्वल है, 182 के इक्वल है। इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो ये आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। हम क्या करेंगे, इन दोनों को पक्षांतर करेंगे, तो ये हम हमारा यहाँ से मिलेगा 0 इज इक्वल टू 182 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 27x। इन सबको इधर की तरफ लेकर चले आए तो यह हमारा, या फिर 0 को उधर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर का 0। अब यह द्विघात समीकरण है, इसको सॉल्व कर लेना है। 182 का फैक्टर करेंगे, जोड़ करके अथवा घटा करके हमें जो है 27 यहाँ लाना है, गुणा भाग जोड़ घटाना करके, भाग तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, 182 का फैक्टर करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 9 18 2 1 2, और 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 और 13 ये 1 जा 30। यहाँ पर हमें लाना है 27, तो 27 लाना है तो क्या करेंगे, 7 2 का 14 और 13 जोड़ देंगे, 14 और 13 जो है हमारा 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और ये 14x माइनस का 13x प्लस 182 बराबर का 0। इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा आएगा x माइनस का 14, और माइनस इसमें से 13 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा बचेगा
x माइनस 14 बराबर का 0 और x माइनस 14 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, x माइनस 14 दोनों में से कॉमन हो जाएगा और बचेगा क्या, x माइनस 13 बराबर का 0। तो एक बार x माइनस 14 को 0 के इक्वल करेंगे और एक बार x माइनस 13 को 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ से x इज इक्वल टू 14 आएगा और x इज इक्वल टू 13 आएगा। तो या तो एक संख्या x होगी तो दूसरी संख्या x 27 माइनस x। तो यहाँ से लिखेंगे अतः पहली संख्या यदि हम 14 लेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या वह हो जाएगी 27 माइनस 14, वो हो जाएगी 13। और जब पहली संख्या हम 13 लेंगे, 13 होगी, मतलब x बराबर 13, पहली संख्या 13 होगी तो दूसरी संख्या 27 माइनस x हो जाएगी, मतलब 27 में से 13 को निकाल देंगे, वह 14 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर 27 आएगा, गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। इस तरह से देख लीजिए और ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ज़्यादा नहीं है कठिन। और फिर आगे कह रहा है कि उस रेखा पर, यह निर्देशांक ज्यामिति से दिया है, उस रेखा पर जो अक्षों से a और b अंतःखंड काटती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। यह हमें सिद्ध करना है। आइए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। इसके लिए क्या करना है, उस रेखा का हमें जो है थोड़ा सा इसका फिगर ड्रा कर लेंगे। जो अक्षों से, मतलब ये हमारा ऐसा दिया हुआ है, अक्षों से a और b अंतःखंड काटती है, मतलब ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है, इससे अंतःखंड काटती है a और b। मतलब यहाँ पर जो है a अंतःखंड काटती है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह हमारा a है, और इधर b अंतःखंड काटती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह हमारा b है। तो ये कह रहा है कि अंतःखंड काटती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, इस पर मूल बिंदु, ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक 0 0 होगा। इससे जो डाला गया लंब है, यह डाला गया जो लंब है वह p है। लंब की लंबाई कितनी है, p है। तो सिद्ध कीजिए कि, हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है। हम इसका नाम ले लेंगे A, B और ये वाला C, या फिर मूल बिंदु है तो इसको O भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एक त्रिभुज है, त्रिभुज AOB एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। AOB समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, तो लिखेंगे क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ से त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1/2, आधार हमारा OA है और ऊंचाई हमारा OB है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 A इंटू B, मतलब हम कह सकते हैं AB/2 वर्ग इकाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। चूंकि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बदलेगा नहीं, जब आधार हमारा OA था तो क्षेत्रफल यही है। अब हम आधार जो है BA लेकर के चलेंगे तो हमारी ऊंचाई जो है वह O और यहाँ पर हम कर लेंगे C, OC हो जाएगी, और जिसकी जो ऊंचाई दिया हुआ है वह है P। तो यहाँ पर हमें जो है, यहाँ पर इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर से निकालेंगे और लिखेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल कब, जब आधार हम AB लेकर के चल रहे हैं। तो यह हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 AB गुणे OC।
चूंकि ए बी का मान हमें पता नहीं है तो ए बी का मान हम निकालेंगे और ओ सी जो है वो हमारा पी दिया हुआ है। तो ये दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे, बराबर करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। तो पहले हमें ए बी का मान निकालना होगा। ए बी का मान निकालेंगे तो ए बी की लंबाई, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए पहले हमें इस बिंदु के निर्देशांक पता करना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वह ए है और वाई यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा ए कामा 0 और इसका निर्देशांक हो जाएगा 0 कामा बी। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जब निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो ये हमारा आ जाएगा, यह x1 y1 x2 y2, तो ये हमारा हो जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर, मतलब a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी का स्क्वायर, 0 माइनस बी का स्क्वायर। जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए बी, मतलब ए बी का जो डिस्टेंस है, अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेंथ ऑफ ए बी जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया है अंडर रूट में, ये वाला हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू पी। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इक्वल करेंगे, क्योंकि ये त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल दोनों आपस में इक्वल होगा। अतः 1/a ए बी इज इक्वल टू 1/2 ए बी इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आएगा ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी। इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगा इंटू पी स्क्वायर। ये क्या करेंगे, पी को अपान में ले लेंगे, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये वाला ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का जो है हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/p स्क्वायर, ये वाला इस डिवाइड में जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये अलग अलग जो है इसको यहाँ से आप जो है अलग अलग इसको सेपरेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको पहले लिख देंगे 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था, यहां से हमारा सिद्ध होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि दिया हुआ है। लंबवृत्तीय शंकु हमारा इस तरह का होगा, लंबवृत्तीय शंकु है तो लंबवृत्तीय शंकु पहले ड्रॉ कर लेंगे। लंबवृत्तीय शंकु हमारा, ये हमारा लंबवृत्तीय शंकु है, ये लंबवृत्तीय शंकु है। लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि, मतलब ये आधार जो है वह हमारा वृत्त के आकार का होता है, तो वृत्त की जो परिधि होगी वही शंकु के आधार की परिधि होगी। तो लिखेंगे आधार की परिधि, शंकु के आधार की
परिधि, आधार की परिधि दिया हुआ है पाई के पदों में 24 पाई सेंटीमीटर। 24 पाई सेंटीमीटर आधार की परिधि दिया हुआ है और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। मतलब ऊर्ध्वाधर जो है ऊंचाई दिया हुआ है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है वह 5 सेंटीमीटर है। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन हमें निकालना है। तो यहाँ से पहले हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। ये परिधि दिया हुआ है तो इससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो लिखेंगे आधार की जो परिधि होगी वह वृत्त के आकार की होती है। तो लिखेंगे चूंकि शंकु का आधार, लिखेंगे चूंकि शंकु का आधार वृत्ताकार होता है, इसलिए परिधि वह जो 24 पाई है वह हो जाएगा 2 पाई r इज इक्वल टू 24 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 2r इज इक्वल टू हो जाएगा 24, r इज इक्वल टू हो जाएगा 24/2, ये आएगा 12, r इज इक्वल टू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया। और हमारा लंबवृत्तीय जो शंकु होता है उसका आयतन होता है, शंकु का आयतन बराबर लिखेंगे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई करेंगे इंटू r का वैल्यू हम पुट करेंगे 12 इंटू 12 इंटू h का वैल्यू 5 पुट कर देंगे। 3 चौका 12 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा पाई गुणे 12 गुणे 4 गुणे 5, इसका मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे तो हो जाएगा 5 का 20 और 20 गुणे 12 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चूंकि आयतन है तो इसका मात्रक जो होगा वह सेंटीमीटर क्यूब होगा या घन इकाई होता है। चूंकि पाई के पद में ही हम इसको निकाल लिए हैं और इसका मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे एक बार फिर से 20 और ठीक है, ये हमारा आयतन आ गया। यदि इसके पाई का वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 240 इंटू 22/7। तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करके और चाहें तो हम ये भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या 3.14 इसमें पुट करके मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी आ जाएगा। लेकिन हम यहीं तक छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका जो है परिधि जो है वह पाई के पद में दिया है तो हम आयतन भी पाई के पद में निकाल करके छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। फिर आगे वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, यह है सांख्यिकी से, कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च भत्ता को दर्शाता है। माध्य जेब भत्ता 18 है, लुप्त बारंबारता f ज्ञात करना है। ऐसे सवाल पूछता है तो हम क्या करेंगे, पहले जो दिया हुआ है वो हम माध्य दिया हुआ है, मतलब समांतर माध्य दे दिया हुआ है और आप क्या करोगे, एक टेबल तैयार करोगे। पहले दिया है दैनिक जेब भत्ता, इसको यहाँ पर चलिए यहाँ पर घ नंबर के लिए करेंगे, लिखेंगे दैनिक जेब भत्ता, एक मिनट, क्या करेंगे, पहले टेबल तैयार कर लिए हैं ये दैनिक जेब भत्ता वाला, फिर बच्चों का, तो यहाँ एक बीच में मध्यमान वाला टेबल बनेगा और बच्चों की जो संख्या है वह दी हुई है 7 6 9 13, 7 6 9 13 और f है, फिर 5 है और 4 है, ये लिख लेंगे। मध्यमान वाला निकालेंगे, पहले मान, इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो 13 और 11 को जोड़ेंगे आ जाएगा 24, 24 का आधा 12, 12 का हो जाएगा, फिर 13 और 15 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 28, 28 का आधा 14, फिर इसका 16, 16 इसका 18 और इसका 20 और इसका हो जाएगा 22, इसका हो जाएगा
24। मध्यमान निकाल करके उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। ये जो मध्यमान निकला है यह हमारा है xi और यह जो बच्चों की संख्या है वह हमारा है fi। मतलब यह हमारी बारंबारता है और यह हमारा संख्या है। बारंबारता का संख्या के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे, यह बनेगा हमारा f एक क्रॉस x का। f क्रॉस x करेंगे तो इसका हमारा मान जो है निकलता जाएगा। तो 12 का 7 में गुणा करेंगे और यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो गुणा करके हम लिख दे रहे हैं और आप भी गुणा करके लिख सकते हैं, फिर उसे जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए इनका मल्टीप्लाई करके और उसके बाद लिख करके इन सबको जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा यह सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स जो है इन सभी को जोड़ेंगे और ये 20 जो f है वह 20f जो है इसके साथ में जुड़ेगा नहीं क्योंकि f इसके साथ में है। फिर बारंबारताओं का योगफल निकालेंगे, 7, 6, 9, 13 और 5 और 4 को जोड़ेंगे, यह हमारा आ जाएगा 44 और f इसके साथ में प्लस में रहेगा। इसका समांतर माध्य दिया हुआ है, माध्य जीव खर्च जो दिया हुआ है वह 18 है। तो यहाँ पर फार्मूला होगा समांतर माध्य बराबर या माध्य जेब खर्च बराबर माध्य जेब खर्च, माध्य जेब खर्च जो दिया हुआ है वह 18 है और माध्य जेब खर्च हमारा निकलेगा कैसे, तो सिग्मा एफ एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 18। ये वाला वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ये है 752 प्लस 20f अपान 44 प्लस f इज इक्वल टू 18। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 752 प्लस 20f इज इक्वल टू 18 ब्रैकेट इन 44 प्लस f। ये हो जाएगा 752 प्लस 20f इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और 44 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 792 प्लस का 18f आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको इधर की तरफ लेकर के आएंगे और ये मतलब ये 20f और माइनस 18f इज इक्वल टू 792 माइनस का 752 माइनस हो जाएगा, यह हमारा आ जाएगा 2f इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे 0, ये हमारा हो जाएगा 4, मतलब f इज इक्वल टू 40 अपान 2। यहाँ पर 2f इज इक्वल टू 40, सो f इज इक्वल टू 40 अपान 2, 20 f इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो f का वैल्यू है वह किसके इक्वल आ रहा है, वह 20 के इक्वल आ रहा है। मतलब बारंबारता जो ये f की है जो 19 और 21 वाला है उसका f का वैल्यू कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। इस तरह से ये हम क्वेश्चन इसको लगा लेंगे और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल जो है वह 244 से संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो माना दो क्रमागत सम संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो ले लेंगे 2x और दूसरा ले लेंगे 2x प्लस 2। चूंकि किसी भी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह सम संख्या हो जाएगी और किसी भी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से सम संख्या ऐड करेंगे तो वह हमारा सम संख्या ही आएगा। अब इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल, मतलब इस संख्या का वर्ग और इस संख्या के वर्ग दोनों का वर्ग करके और जोड़ेंगे तो वह हमारा 244 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार ये क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 244। यह हमारा 244 आएगा। इसे सॉल्व करेंगे हम तो यह आ जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 4
एक्स स्क्वायर, इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो 4x स्क्वायर, या फिर इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 4 हमारा बाहर की तरफ आ जाएगा, या फिर कर लेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 2ab इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 4x आएगा और वो 2, ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 244, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 244। इसको इधर की तरफ लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 माइनस का 244 इज इक्वल टू 0। ये लिख सकते हैं 8x स्क्वायर प्लस 8x और ये माइनस का 240 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 8 कॉमन हो जाएगा सब में से, तो ये हो जाएगा 8 कॉमन हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस x माइनस का, और ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 इज इक्वल टू 0/8, ये हो जाएगा, ये 0/8 हो जाएगा 0। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देना है तो x स्क्वायर हमें यहाँ पर लाना है 1, और हम इसका फैक्टर कर सकते हैं 5 इंटू 6 माइनस 5 हमारा 1 आ जाएगा, तो प्लस का 6x माइनस का 5x माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी जाएगी, तो जो है इसलिए हम शॉर्ट में लेकर के ही चल रहे हैं। और यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। x प्लस 6 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, बचेगा x माइनस 5। यहाँ से या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, इसलिए हम इसमें से किसी एक को 0 के इक्वल दिखाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हमारा आ जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 6 आएगा, फिर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 दिखाएंगे तो x इज इक्वल टू हमारा प्लस का 5 आएगा। तो ये माइनस का 5 है, ये हमें ऋणात्मक लेना नहीं है, इसको छोड़ देंगे। x इज इक्वल टू 5 लेंगे तो हमारा जो पहली संख्या हो जाएगी वह बनेगी 2 इंटू एक्स, मतलब पहली संख्या 2 इंटू एक्स 10 हो जाएगा, पहली संख्या 10 हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी 2 इंटू 5 10 प्लस 2, दूसरा हमारा 12 हो जाएगा। इन दोनों का जो है वर्गों का योग करेंगे मतलब इसका 100 हो जाएगा और प्लस इसका करेंगे तो 144, दोनों का सम करेंगे 244। इस तरह से हमारा क्या जो है सॉल्यूशन सही है। और आगे की तरफ हम बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिज्यखंड OACB 3 है और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त जिसका केंद्र O है चतुर्थांश है, चतुर्थांश से मतलब किसी भी वृत्त के क्षेत्रफल का आधा से भी आधा मतलब जो है उसका 1/4 भाग, और यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम देख रहे हैं कि छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वह देखिए, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है और ये वाला दिया हुआ है, तो छायांकित भाग मतलब पूरा हम ये निकाल करके OBCA का क्षेत्रफल निकाल कर उसमें से ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यह हो जाएगा पाई r स्क्वायर अपान 4 माइनस पाई r स्क्वायर अपान 4। ये 4 जो है यह चतुर्थांश है, इसलिए 4 से इसमें भाग कर दिया जाएगा तो ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। या फिर थीटा अपान 360 पाई r स्क्वायर वाला लागू करेंगे तो थीटा जो है यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, 90/360 1/4 आ जाएगा, फिर से ये हम प्राप्त कर लेंगे। फिर इसमें से क्या करना है कि त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल माइनस कर देना है, BOD का क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे। यहाँ पर पाई लिखेंगे इनटू r का वैल्यू कितना है 3.5 गुणे 3.5 और बटे का 4 है और माइनस ये क्षेत्रफल हम घटाएंगे, यह समकोण एक त्रिभुज बनेगा तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार कितना है OB और गुणे ऊंचाई है OD, यहाँ पर हो जाएगा 22 गुणे 3.5 गुणे 3.5
बटा ये 22/7 हो जाएगा, गुणे का 4 है, और ये माइनस का 1/2 आधार जो है वह हमारा 3.5 है, गुणे ओडी जो है वह हमारा 2 है। ठीक है, ये आधार गुणे ऊंचाई। अब क्या काम करना है, इसका हमें इससे डिवाइड कैंसिल कर देना है, तो ये हो जाएगा 0.5, 7 5 35, 0.5 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 2 2 के 4, 2 11 है, ये 11। इसका जब इसके साथ में फैक्टर करेंगे तो ये 5.5 कैंसिल हो जाएगा, मतलब बचेगा क्या, बचेगा 5.5 इंटू 3.5 इंटू 0.5 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 3.5। अब हम क्या करना है, हमें इन तीनों का मल्टीप्लाई करके उसमें से 3.5 को माइनस कर देना है। इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, इसका इसका और इसका, और उसमें से 3.5 को तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 9.625 माइनस 3.5। जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 में से 3 गया 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि यह क्षेत्रफल है तो यह सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। डायरेक्ट हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं।